इन दोनों के बीच के युद्ध का लाभ अमेरिका ने उठाया। इन दोनों के बीच के मनमुटाव का या युद्ध जैसी स्थिति जो हमेशा बनी, इराक और ईरान के बीच में युद्ध भी हुआ, आप सबको मालूम है। तो ये जो युद्ध जैसे हालात थे, उसका फायदा सबसे अधिक अगर किसी ने उठाया तो अमेरिका ने उठाया। और इसी आधार पर सऊदी अरब और यूएई भी ईरान के खिलाफ खड़ा था, और सऊदी अरब, ईरान और इजराइल को एक करके अमेरिका को यह कन्विंस करने की जिम्मेदारी लिंडसे ग्राहम की थी। और इसीलिए लिंडसे ग्राहम के ऊपर यह आरोप लगता है कि लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कन्विंस किया कि यह माकूल समय है जब हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, और इसकी अगुवाई जो है, इसकी अगुवाई कर सकता है अमेरिका, अगर चाहे इसकी अगुवाई अमेरिका कर सकता है। और ये बार बार लिंडसे ग्राहम ये कन्विंस करने में उनको कामयाबी मिली। इसलिए यह कहा जा रहा है कि लिंडसे ग्राहम ईरानी खुफिया एजेंसी के भी निशाने पर थे, और बाद में मोसाद के निशाने पर आ गए, रसिया के भी निशाने पर थे, क्योंकि वो यूक्रेन में जाकर के यूक्रेन में यूक्रेनियों को भड़काता था, व्लादिमीर जेलेंस्की को भड़काने का काम करता था और उसको खड़ा करता था। एक प्रकार से अमेरिकी दूत बनकर के आता था यूक्रेन और जेलेंस्की को भड़काने का काम करता था। तो रूस के भी निशाने पर लिंडसे ग्राहम था। मतलब ये अमेरिकन राष्ट्रपति को यह संदेश नहीं देता था कि भाई हम शांति से रह सकते हैं, युद्ध छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं करता था। तो कहा यह जा रहा है कि लिंडसे ग्राहम मुख्य रूप से एजेंट थे कॉरपोरेट्स के, बड़े कॉरपोरेट कैंपस के वो एजेंट थे, जिसमें फार्मा कंपनी भी शामिल थी, जिसमें आर्म्स कंपनियां भी शामिल थी। और आर्म्स कंपनियों को ये हमेशा पता, डिफेंस कंपनियों को ये हमेशा रहता है कि अगर युद्ध किसी क्षेत्र में होगा तो हमारा माल बिकेगा। और इसीलिए लिंडसे ग्राहम युद्ध थोपने की हमेशा काम करता था, युद्ध कैसे शुरू हो इसकी रणनीति बनाता था, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच हो। और लिंडसे ग्राहम के ऊपर यह आरोप था कि ये सभी अपने अपने कॉरपोरेट बड़े बड़े बिजनेस घरानों को, डिफेंस जो कंपनियां थी या फार्मा कंपनी जो थी, इन सब के बिहाफ में काम करते थे। और खासतौर से लिंडसे ग्राहम के ऊपर यह आरोप लगता था कि भाई ये जो युद्ध अगर नहीं होगा तो ये जो कंपनियां जिन्होंने हमें इलेक्शन में फायदा पहुंचाया, उनको फायदा कैसे होगा। तो एक बिजनेसमैन के रूप में ये युद्ध को देखते थे कि युद्ध की शुरुआत हो और उससे अमेरिका को लाभ हो, जो कि हुआ भी। इसलिए लिंडसे ग्राहम की बात को डोनाल्ड ट्रंप मानते भी थे, क्योंकि उनका भी यही यकीन था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब यही होगा। मागा जो उनका कैंपेन था, उसका मतलब यही था कि जैसे भी जिस भी दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में युद्ध करवा देंगे तो हमको ही फायदा होगा, क्योंकि सप्लाई चेन अल्टीमेटली हम पानी वाले रूट में हम बाधित कर देंगे। कहीं भी युद्ध हो, अमेरिका वहां पर टांग अड़ा देगा, और फिर सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने का अमेरिका को बहाना मिलेगा, और फिर अपने डॉलर को लेकर के, अब तेल के, एनर्जी को लेकर के, अन्य चीजों के सौदे को लेकर के उससे वो नया डील करने के लिए अन्य देशों को दबाव बनाता। ये अमेरिका की पॉलिसी रहती है। तो लिंडसे ग्राहम उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि रसिया के भी निशाने पर थे लिंडसे ग्राहम, और मोसाद के भी निशाने पर थे। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मेरी हत्या ईरान करवाता है और मेरी मौत हो जाती है तो आप ईरान को नक्शे से हटा देना, मिटा देना। वो सबको बोल के जा रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो लिंडसे ग्राहम की मृत्यु के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी, डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए हैं। क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई कि सडन लिंडसे ग्राहम की डेथ हो गई, जो लगातार हंस बोल रहे थे। क्या ये सडन कार्डियक अटैक था, कोई रप्चर था, क्या था, इसकी जानकारी नहीं पता चली है। इसलिए उनको डर हो रहा है मोसाद के ऊपर कि मोसाद का ये ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि अंत में एकदम 11th आवर में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को धोखा दे दिया और नेतन्याहू को बुरा भला कहा, और अब इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर तक वो लेबनान पर हमला तो करता रहा, लेकिन जैसे अमेरिका ने खुद को युद्ध से बाहर खींचा और इजराइल को धमकाना शुरू किया कि तुम्हारी वजह से हम लंबे समय तक इस युद्ध को एस्केलेट नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, हम तुम्हारे हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमको तो अपना हित देखना है।
तो उनका हित सध गया। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डील कर रहा है ईरान के साथ अमेरिका। उनको जो सप्लाई चेन डिसरप्ट करना था और जिन जिन देशों को तेल वहां से जाता है उनके साथ सौदेबाजी करनी थी, वो काम वो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है। अब वो नहीं चाहता है कि इस युद्ध को एस्केलेट करे, लेकिन इजराइल की स्थिति दुबर है। इजराइल को खतरा है कि शांत भी हो जाएगा तब भी जो लेबनान का जो विद्रोही है वो हमारे ऊपर अटैक उसका जारी रहेगा, और हुती विद्रोही का भी अटैक जारी रहेगा। तो वो लेबनान पर हमला को नहीं रोक रहा है, बल्कि ईरान पर भी हमला वो रोकना नहीं चाहता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में बुरा भला कह करके, बेइज्जत करके इजराइल को इस युद्ध से खुद को अलग करने की कोशिश की, और अभी वो डील हुई नहीं हुई, अभी तक कोई स्टेज पूरी तरह से है नहीं। सीज फायर भी खत्म हो गया या है, ये भी कोई स्थिति नहीं है। कभी भी दोनों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो पूरी तरह से ना तो युद्ध समाप्त हुआ है और ना ही युद्ध चल रहा है, दोनों स्थिति है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम रोज गोलीबारी हो रहे हैं और तहस नहस हो रहा है। हाँ, छिटपुट गोलीबारी जरूर हो रहा है। तो युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा नहीं है और युद्ध पूरी तरह से चल रहा है यह भी नहीं कहा जा सकता। और इस सबके पीछे लिंडसे ग्राहम की योजना थी, युद्ध करवाने की, युद्ध शुरू करवाने की योजना लिंडसे ग्राहम की थी, और यही ब्रीफ करते थे। इसलिए इनके ऊपर शक हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर लिंडसे ग्राहम की इस तरह से मौत हो सकती है तो पता नहीं हमको किस रूप में, कैसे, कौन कहां पर निपटा देगा। इसलिए क्योंकि अभी 2 बार हमले हो चुके हैं। एक राष्ट्रपति बनने के पहले जब कैंपेन हो रहा था उस दौरान उनके ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ था, बाल बाल बचे। और दूसरा एक हमला हुआ जब वो प्रेसिडेंट थे। वो प्रेसिडेंट हॉल में पहुंचते हैं, एक हॉल में, जब एक सिरफिरा ने आकर के गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट के सामने गोलीबारी हो जाए, प्रेसिडेंट की, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, नेता थे, बड़े चर्चित नेता थे अमेरिका के, उनकी रैली में फिर गोली अटैक हो जाए तो उनकी जान को खतरा तो है ही। और उस जान की खतरा की तरफ वो शंका जो व्यक्त कर रहे हैं, उसमें एक तो ईरान और दूसरा इजराइल, दोनों को। रसिया के ऊपर अमेरिका उस तरह से खतरा नहीं कह रहा है कि आप रशियन स्पाई हमारे खिलाफ है। उन्होंने शंका व्यक्त की है कि ईरान हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, और ईरान ने अगर किया तो ईरान को आप नेस्तनाबूद कर दीजिएगा। लेकिन दूसरी शंका मोसाद पर भी है, क्योंकि इजराइल को बीच भंवर में अमेरिका छोड़ करके गया। और आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका ऐसा ही करेगा, इजराइल को बीच भंवर में अमेरिका छोड़ेगा और वापस चला जाएगा। और वही हुआ, और अंत में नेतन्याहू को बिल्कुल भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसीलिए शक जो है वो मोसाद पर भी जा रहा है, इजरायली खुफिया एजेंसी पर भी जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो वहां की जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है या होगा, क्या स्थिति है, ये अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन लिंडसे ग्राहम जैसे सेनेटर का इस तरह से जाना संदेह जरूर पैदा कर रहा है। और इसलिए अब सीआईए को देखना है और उनका जो फेडरल एफबीआई है उनको देखना है कि भैया ये कैसे हम इसकी मौत हुई। अब वो जांच की रिपोर्ट भी बाहर आएगी कि नहीं आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर जांच में ये पता चला कि भाई इन एजेंसियों का हाथ था तो आप क्या कर रहे थे, तो उनकी खिल्ली उड़ेगी, उनके इंटेलिजेंस की खिल्ली उड़ेगी। तो इसलिए ये रिपोर्ट मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में पब्लिक होगी। अगर कोई डिमांड करेगा तो आएगी, अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि लिंडसे ग्राहम की मृत्यु की जांच भी होगी और जांच की रिपोर्ट भी बाहर आएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन इस मृत्यु पर इजराइल तो खुश नहीं ही होगा, क्योंकि उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ईरान और रसिया दोनों खुश है। ईरान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, खुलेआम उनके नागरिक इसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कैमरे पर एंकर बोल रही हैं, और रसिया में भी दबी जुबान में इसकी सराहना ही हो रही है। लेकिन लिंडसे ग्राहम ने जो बोया वही लिंडसे ग्राहम को भुगतना भी पड़ा। उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह से मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हुई। इसलिए कहते हैं साहब कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। लिंडसे ग्राहम के साथ क्या ऐसा ही हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।